तो बच्चों, अभी हम इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कारक। कारक की परिभाषा और भेद, अर्थात कारक क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं, अभी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कारक किसे कहते हैं? आप सब ने शायद कारक पहले नहीं सुना होगा, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कारक होता क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे कारक होता क्या है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। याद रखना, कारक को विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। तो बच्चों, क्रिया क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को क्रिया समझाया था ना। क्रिया वो शब्द है जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है। ठीक है, कोई काम कर रहा है, कुछ काम हो रहा है ना। तो उसे हम उन शब्द को क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना इत्यादि। ये सारे शब्द क्या है? ये सारे क्रिया है। ठीक है, तो कारक क्या कहता है? कारक हमें बताता है कि किसी भी वाक्य में, ठीक है, कोई शब्द है, ठीक है, उस शब्द का संबंध क्रिया से क्या है। ठीक है, शब्द का संबंध क्रिया से क्या है उसके बारे में हमें कौन बताता है? कारक बताता है। ठीक है, तो कारक हमें बताता है, जैसे शब्द, कुछ भी शब्द हो गया, जैसे इंसान का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, तो उसका संबंध काम से, उस काम से क्या है, वही हमें कारक बताता है। तो अभी कारक के कितने प्रकार है, कितने भेद है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, क्या क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, अब यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ना, ये विभक्ति चिन्ह। तो ये विभक्ति चिन्ह होता क्या है? हम कभी भी किसी भी शब्द के पीछे, ठीक है, का, ने, के लिए, का, के, रा, रे, ये सब का प्रयोग करते हैं ना, मैं, पर। जैसे राम ने, राजा को, राम से, पूजा के लिए। तो देखो, हम ये सब शब्द के पीछे प्रयोग कर रहे हैं ना, ये सब क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में। और कर्ता कारक क्या है? हमारा प्रथम विभक्ति है। ठीक है, ये हमारा पहला विभक्ति है। तो देखो, ये है कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग चिन्ह क्या है? ने है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, कारक को हम विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। तो कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? ने है। ठीक है, तो वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एक वाक्य में कुछ शब्द है, ठीक है, उस शब्द द्वारा कुछ काम करने का ज्ञान हो रहा है तो उसे कर्ता कारक कहते हैं। अगर मैं सबसे सरल भाषा में कहूँ तो क्या है? कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। जो काम कर रहा होता है ना, उसे ही हम कर्ता कहते हैं। चलो, इसको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ। ठीक है, राम ने श्याम को मारा। ठीक है, तो अभी देखो, यहाँ पे राम करता है। क्यों? क्योंकि राम क्या कर रहा है? राम ने श्याम को मारा। तो राम यहाँ पे क्या है? मारा। मारा क्या है? क्रिया है ना। मारा एक काम ही होता है, तो ये क्रिया है। तो इस काम को मारना, कौन मार रहा है? राम मार रहा है। तो कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? राम श्याम को मार रहा है। ठीक है, तो राम करता है क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने क्या कहा था कि जो काम करने वाला, काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम क्या काम कर रहा है? राम श्याम को मार रहा है। ठीक है, तो इसमें राम करता है और मारा क्रिया है। ठीक है, और इसमें हमने किसका प्रयोग किया है? कौन से चिन्ह का? ने का। दूसरा उदाहरण, गोपी ने कहानी सुनाई। ठीक है, गोपी ने कहानी सुनाई। इसमें कौन कहानी सुना रहा है? कौन काम कर रहा है? गोपी काम कर रही है ना, क्योंकि गोपी कहानी सुना रही है। तो सुनाई क्या है? क्रिया है। और गोपी क्या है? कर्ता है। तो कर्ता का अर्थ होता है जो काम कर रहा होता है। ठीक है, काम करने वाला। अभी जैसे हिमालय मैम तुम लोग बच्चों को हिंदी पढ़ा रही है, कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं तुम लोगों को अभी हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो हिमालय मैम हिंदी पढ़ा रही है, तो हिमालय इसमें क्या है? कर्ता है, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो जो काम कर रहा है वही क्या है? कर्ता कारक है।
बच्चों मैं आपको कर्ता कारक का और उदाहरण देती हूँ, ठीक है। पहला, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या है, कर्ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम काम कर रहा है। और राम क्या काम कर रहा है? राम रावण को मार रहा है, ठीक है। दूसरा उदाहरण, अमित ने आम खा लिया, ठीक है। तो इसमें अमित ने क्या काम किया? अमित ने आम खाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अमित काम कर रहा है ना, और वो क्या काम कर रहा है? वो आम खा रहा है। तो कर्ता का अर्थ वही होता है, जो काम कर रहा होता है उसी शब्द को हम कर्ता कहते हैं। और इसमें कौन सा चिन्ह लगता है? ने चिन्ह। बच्चों अब हम दूसरे कारक के बारे में पढ़ेंगे, यानी द्वितीय विभक्ति के बारे में। और इसका चिन्ह क्या है? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। इसमें हम शब्द के बीच में को का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ये, इसके बारे में अभी जानते हैं। तो पहले बच्चों हम पढ़ते कर्म कारक की परिभाषा। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो जिस शब्द पर काम का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, काम का प्रभाव या फिर फल पड़ता है, हम उसी शब्द को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और इसमें हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? को का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, राम ने श्याम को मारा। यहाँ पे राम कर्ता है, मारा क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ कर्ता राम है और राम क्या कर रहा है? मार रहा है कि नहीं? और उसके मारने का फल श्याम पर पड़ता है। तो श्याम यहाँ पे कर्म है, ठीक है, क्योंकि राम श्याम को मार रहा है और मारने का क्या प्रभाव पड़ेगा श्याम को? श्याम को चोट लग सकती है कि नहीं? तो श्याम हमारा कर्म है। अब दूसरा उदाहरण देखो, रेखा ने मोहन को पुकारा। तो यहाँ पे कर्ता रेखा है और उसके पुकारने का फल मोहन पर पड़ता है, क्योंकि रेखा अगर पुकारेगी तो उसकी पुकार को कौन सुनेगा? मोहन सुनेगा। तो रेखा के पुकारने का प्रभाव किस पर पड़ता है? मोहन पर पड़ता है, इसलिए मोहन हमारा कर्म है। तो बच्चों अभी हम जो तीसरा कारक पढ़ेंगे वो है कर्ण कारक, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक। और ये हमारा तीसरा यानी तृतीय विभक्ति है और इसका चिन्ह क्या है? से है, ठीक है। तो अब क्या होता है ये, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ते हैं कर्म कारक के बारे में, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या है? से द्वारा, ठीक है। जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ठीक है। जिसके द्वारा कर्ता काम करे का अर्थ होता है जिसके मदद से, जिसका सहारा लेकर कर्ता अपना काम पूरा करता है ना, उसी शब्द को हम कर्ण कारक कहते हैं। पहला उदाहरण, शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। तो यहाँ पे शिकारी क्या है? कर्ता है, क्योंकि शिकारी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब उसने किसके मदद से, किसके द्वारा उसने शेर को मारा? बंदूक है ना। तो अगर बंदूक नहीं होता तो शिकारी शेर को नहीं मार पाता। तो यहाँ पे बंदूक कर्ण है, ठीक है, क्योंकि बंदूक के द्वारा, बंदूक के सहारे, बंदूक के मदद से शिकारी ने शेर को मारा। दूसरा उदाहरण, शालू ने हथौड़ी से कील ठोकी, ठीक है। तो शालू ने किसके मदद से कील ठोकी? किसके सहारे से? हथौड़ी के सहारे से। इस वाक्य में हथौड़ी द्वारा कील ठोकने का उल्लेख है। इस वाक्य में हथौड़ी द्वारा कील ठोकने का उल्लेख है। अगर हथौड़ी नहीं होता तो शालू कील नहीं ठोक पाती, ठीक है। तो इसमें भी इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख है। तो इन दोनों शब्दों में हमें कर्ण का पता चल गया। यहाँ है बंदूक और यहाँ है हथौड़ी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मैंने कर्ण कारक के और दो उदाहरण दिए। पहला, वो कलम से पत्र लिखता है। तो किसका सहारा, किसके मदद से, किसके द्वारा वो पत्र लिखता है? कलम। तो कलम यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पे देखो से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वो बस से आया है, ठीक है। किसका सहारा लेकर आया है? बस। तो यहाँ पे बस कर्ण है। तो बच्चों अब हम संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे और इसका चिन्ह क्या है? के लिए। इसमें हम के, वाक्य के बीच में के लिए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह हमारा चतुर्थी विभक्ति है। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक के बारे में। इसमें हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? को, के लिए। तो इसका अर्थ क्या होता है? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ये मतलब कि संप्रदान का अर्थ क्या होता है? वो शब्द जो हमें बताता है हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर किसी को कुछ दे रहे हैं, तो वही क्या है? संप्रदान कारक है, ठीक है। उदाहरण,
मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। ठीक है, मोहन यहाँ पे करता है, तो यहाँ पे किसको क्या दिया जा रहा है? राम को जलेबी दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? मोहन, है ना। तो यहाँ पे हम राम के लिए कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे? राम को कुछ दे रहा है मोहन, तो यहाँ पे राम संप्रदान है। इस वाक्य में मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी, यहाँ राम संप्रदान है। फिर इसके बाद दूसरा उदाहरण देखो, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। तो यहाँ पे किसको क्या दिया जा रहा है? यहाँ पे विद्यार्थी को पुस्तक दिया जा रहा है। विद्यार्थी के लिए क्या किया जा रहा है? उसको पुस्तक दिया जा रहा है, तो विद्यार्थी संप्रदान है। तो ये समझ में आया, जिसके लिए हम कुछ करते हैं या फिर जिसको कुछ देते हैं। यहाँ विद्यार्थी को हम क्या दे रहे? पुस्तक दे रहे, तो विद्यार्थी संप्रदान है। और यहाँ पे हम मोहन राम के लिए क्या किया? जलेबी खरीदा। राम के लिए कुछ कर रहा है ना, तो ये भी राम यहाँ पे संप्रदान है। तो हम जिसके लिए कुछ करते हैं या फिर जिसको देते हैं, वही शब्द हमारा क्या होता है? संप्रदान होता है। बच्चों, अभी हमारा अगला कारक है अपादान कारक। ठीक है, इसमें भी हम से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? से का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अपादान कारक के बारे में। ठीक है, इसमें हम से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पर इसमें जो से होगा ना, वो क्या होगा? अलग होना होगा। ठीक है, इसमें से इसका अर्थ होता है अलग होना। देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण, हमने कर्ण में भी से का प्रयोग किया था। लेकिन उसमें जो से का प्रयोग किया था, उसमें हमने सहारा लिया था। और इसमें जो से का अर्थ होगा, उसमें होगा अलग होना। ठीक है, जुदाई होना। तो जो शब्द हमें बताता है कि अलग हो रहा है या फिर कुछ तुलना हो रहा है, अगर सरल अर्थ में कहूँ, अपादान का अर्थ होता है जुदाई। ठीक है, तो मैं उदाहरण देती हूँ। वृक्ष से पत्ता गिरा। ठीक है, देखो इसमें से का प्रयोग हो रहा ना। पत्ता गिरा, कहाँ से पत्ता गिरा? वृक्ष से। तो बताओ, यहाँ से वृक्ष से पत्ता का जुदाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे वृक्ष क्या है? हमारा अपादान है, क्योंकि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। फिर मैं घर से भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं किससे जुदा हो रहा हूँ? घर से, है ना। मैं किससे अलग हो रहा हूँ? घर से। मेरा किससे जुदाई हो रहा है? घर से जुदाई हो रहा है। तो यहाँ पे घर शब्द हमारा अपादान है। तो वो शब्द जो हमें बताता है कि हम अलग होना, तुलना या फिर जुदाई का हमें बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उन्हीं शब्द को हम क्या कहते हैं? अपादान कहते हैं। बच्चों, अभी हम संबंध कारक के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कौन सा चिन्ह होता है? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे संबंध कारक होता क्या है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, अर्थ क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध हो। ठीक है, संज्ञा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं ना। किसी भी जगह, फल, सब चीज का नाम होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, जब हम संज्ञा की जगह मैं, तुम, आप, वे का प्रयोग करते हैं, इन शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संबंध कारक क्या होता है? वो किसी शब्द को अन्य शब्द के साथ जो संबंध बनाए ना, उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, मैं उदाहरण देती हूँ। रीना का भाई बड़ा है। तो देखो, रीना का भाई बड़ा है, इसमें कौन संबंध, क्या संबंध है? रीना, है ना, और उसका भाई, है कि नहीं? तो ये क्या? भाई बहन का संबंध है। तो इसमें भाई क्या है? कारक है, हमारा संबंध कारक है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखो, राज मोहन का पुत्र है। ठीक है, अब राज और मोहन के बीच में क्या संबंध है? राज मोहन का पुत्र है, तो इस हिसाब से मोहन राज के क्या लगेंगे? पिताजी लगेंगे। तो इसमें पुत्र शब्द क्या है? हमारा संबंध कारक है। ठीक है, ये संबंध है। तो संबंध कारक हमें क्या बताता है? ये बताता है कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। ठीक है, तो ये उदाहरण आपने देख लिया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अभी हम अधिकरण कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें कौन सा चिन्ह लगता है? मैं, पर। इसमें वाक्य में मैं, पर चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। तो बच्चों, अधिकरण का अर्थ क्या होता है? ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का समय, जगह, आधार का बोध हो।
सरल भाषा में बताओ तो ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है, किसके बारे में पता चलता है, उसके समय के बारे में, जगह के बारे में, आधार के बारे में, ठीक है, हमें ज्ञान होता है। जैसे मान लो उमेश लखनऊ में रहता है, अब हमें इस शब्द में क्या पता चल रहा है, उमेश कहाँ पे रहता है, लखनऊ में रहता है, तो इसमें हमें पता चल रहा है ना उमेश कौन से जगह में रह रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लखनऊ शब्द से हमें पता चल रहा है कि अभी उमेश कौन सी जगह में है। तो यहाँ पे लखनऊ क्या है, हमारा अधिकरण शब्द है। मैंने बोला ना जिस शब्द से हमें किसी का समय या फिर जगह के बारे में पता चले, तो यहाँ पे लखनऊ ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चल रहा है कि उमेश कौन सी जगह में है, तो ये हमारा अधिकरण है। दूसरा, किताब मेज पर रखी है, ठीक है। अब किताब को हमने कहाँ पर रखा है, कौन सी जगह पर रखा है, मेज पर, ठीक है। तो इसमें मेज पर क्या अधिकरण है, मेज से हमें पता चला कि इस जगह पर किताब को रखा गया है, तो हमें पता चल गया किताब को कौन से जगह में रखा है, तो मेज पर के शब्द से पता चला किताब मेज पर रखा है, इसलिए ये हमारा अधिकरण है। तो देखो दोनों वाक्य में में का प्रयोग हुआ है और पर का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु या फिर किसी भी चीज का समय, जगह या फिर उसके आधार का हमें ज्ञान होता है। तो बच्चों जो हमारा आखिरी कारक है वो है संबोधन कारक, और इसमें हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हे, अरे, अजी का हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, ठीक है। तो चलो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे संबोधन कारक के बारे में, ठीक है। इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, हे, अरे, ओ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है किसी को बुलाना, पुकारना या फिर चेतावनी देना, ठीक है। तो चलो हम पहला उदाहरण देखते हैं, हे भगवान बचाओ। तो इसमें देखो हे का प्रयोग हो रहा है और हम इसको किसमें बुला रहे, किनको पुकार रहे, हम भगवान को बुला रहे, भगवान को पुकार रहे हैं मदद के लिए, तो भगवान यहाँ पे संबोधन है। दूसरा देखो उदाहरण, ओ लड़की खेलना बंद करो। देखो इसमें ओ का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम इसमें किसी को चेतावनी दे रहे, क्या चेतावनी दे रहे कि अभी मत खेलो, अभी खेलना बंद करो। तो इसमें ओ लड़की, इसमें ये संबोधन है, ठीक है। तो समझ में आया, ऐसे शब्द जिनके मदद से हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं या फिर चेतावनी देते हैं, उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हे, अरे, ओ का प्रयोग होता है। तो बच्चों अभी इतने सारे कारक के प्रकार है और इतने सारे चिन्ह हैं, तो कैसे याद करोगे, तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसे मेरी तरह याद कर लेना और मेरी तरह बोलने की कोशिश करना। तो चलो मैं बताती हूँ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग करना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे, अरे, ओ, ठीक है। तो आप भी इसे ऐसे ही याद करना। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सबको कारक की परिभाषा और कारक के भेद के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को और अच्छे से देखना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।